नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। यह जो कुंडली आपके सम्मुख है, इनका जन्म 8 मार्च 1992 9:15 दिन में सुबह का दिल्ली का जन्म है। ये D1 यानी लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। D9 नौमांस है और ये अष्टक वर्ग की कुंडली है। इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आप भी सीखते रहिए साथ ही साथ कि किसी भी कुंडली का विश्लेषण कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले लग्न बताइए किसी भी जातक के लिए। मेष लगन इनका है, लगन का स्वामी मंगल है। राशि भी इनकी मेष होगी। चंद्रमा जिस राशि में हो वही व्यक्ति की राशि होती है, तो इनकी राशि मेष है और राशि का भी स्वामी मंगल है। लगन और राशि दोनों का स्वामी मंगल है। लगन मतलब होता है शरीर और राशि मतलब होता है मन, यानी इनके शरीर पर और मन पर मंगल का प्रभाव सबसे अधिक रहने वाला है। लगन का विश्लेषण करिए। लग्न का जो स्वामी है वो मंगल है, वो दशम भाव में उच्च राशि में होकर के बैठा हुआ है। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है जो चतुर्थ भाव का स्वामी है। अगर लगन का स्वामी दशम भाव में चला जाए या लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में जाए तो राजयोग बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे लगन का स्वामी मंगल उच्च का होकर के दशम भाव में गया हुआ है, राजयोग ये बनाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यह है कि इसी मंगल के साथ में शनि भी बैठ गया है। शनि यहाँ पर अपनी राशि में है, मंगल अपनी उच्च राशि में है। जब भी ऐसी स्थिति आए कि दो ग्रह स्वराशि और उच्च के एक साथ बैठ जाएं, एक ही भाव में बैठें, तो वहाँ पे जो उच्च का ग्रह होता है उसी का प्रभाव अधिक बनेगा, क्योंकि उच्च मतलब होता है कि उस घर को, उस राशि को, उस भाव को उसने जीता हुआ है। शनि का घर है और मंगल ने इसे जीता हुआ है, तो शनि का प्रभाव कम, मंगल का प्रभाव अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर उच्च के ग्रह के साथ स्वराशि का भी ग्रह हो और वे दोनों मित्र ना हो तो दिक्कत भी आती है। यहीं अगर गुरु उच्च का हो जाए, कर्क राशि में गुरु का उच्च हो जाए यहीं पर और साथ में चंद्रमा बैठा हो, तो वहाँ पे वह द्वंद्वता नहीं आती क्योंकि दोनों मित्र हैं। लेकिन जब दो विपरीत ग्रह हो जाते हैं, जैसे मीन राशि में शुक्र उच्च का हो और बृहस्पति वहीं पर स्वाग्रही हो, तो तकलीफ बन सकती है। वही स्थिति यहाँ पर भी है। मंगल के उच्च के फल को शनि बाधित करने का प्रयास करेगा, बहुत अधिक तो नहीं कर पाएगा चूंकि मंगल उच्च का है, लेकिन ये शनि जो है कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा करता रहेगा। हालांकि लगन इनका अच्छा हो गया क्योंकि लगन का स्वामी उच्च का दशम भाव में और लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, किसके घर में है? मंगल के, और मंगल की चौथी दृष्टि भी पहुंच रही है। कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर दृष्टि डाले उस भाव पर तो भी राजयोग हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल का रोचक नाम का भी राजयोग आप देख सकते हैं दशम भाव में है, और ये मंगल ने चंद्रमा को दृष्टि दे करके भी राजयोग बनाया हुआ है। लगन इनका मजबूत है, यानी कि इनका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, आयु अच्छी रहेगी और थोड़ा सा विचारों में हठीपन, जिदपन, क्योंकि लगन और राशि दोनों ही मेष है, तो थोड़ा सा हठी और जिद्दी स्वभाव की हो जाने का संकेत यहाँ से मिल रहा है। द्वितीय भाव को देखिए। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है जो कि बैठा हुआ है दशम भाव में। दशम भाव में शुक्र बैठा है, मित्र शनि के साथ बैठा हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, शुक्र और शनि मित्र तो हैं, एक ग्रुप के तो हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है। जैसे शुक्र जो है ये भोग है और शनि जो है ये वैराग्य है। तो यहाँ पे जब भी शुक्र जो है शनि के साथ में होगा या शनि की राशि में होगा तो व्यक्ति की फैमिली लाइफ प्रभावित होगी, क्योंकि शुक्र फैमिली लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है,
अपना परिवार है, दाम्पत्य है, तो उसमें शनि के होने से नीरसता होने की संभावना आ जाती है। वहीं पर शुक्र मंगल के साथ भी बैठा हो तो प्रेम प्रसंग और अफेयर वगैरह भी दे देता है, ऐसी भी संभावनाएं बन जाती हैं। अब इस कुंडली में देखिए, जो शुक्र है वो सप्तमेश है, शुक्र सप्तमेश है। अगर मंगल शुक्र की युति हो तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर सप्तमेश होकर के बैठा हुआ हो तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका स्वयं की तरफ से किसी को पसंद करते हैं, उनसे विवाह करने की इच्छा भी रख सकते हैं। लेकिन अब इस कुंडली में क्या है, साथ में शनि भी बैठा हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि प्रेम हो, पसंद भी हो, लेकिन शादी ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ अवरोध शनि के माध्यम से आएगा, क्योंकि शनि भोग देना पसंद नहीं करता है, जो कि शुक्र और मंगल मिलके चाह रहे हैं। शनि की सप्तम भाव पर उच्च राशि पर दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि यहाँ पर सप्तमेश को भी प्रभावित कर रहा है। सप्तमेश कौन है? शुक्र, उसको भी प्रभावित कर रहा है और सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में अत्यधिक भोग का अवरोध ये शनि पैदा करेगा। शनि चाहेगा प्रेम हो तो उसमें प्रेम में अड़चन आ जाएगा, धोखा हो जाएगा। प्रेम विवाह अगर करना चाहे तो उसमें भी रुकावट और समस्याएं पैदा ये करेगा। अब यहाँ पे एक चीज और जो ध्यान देने लायक है, चूंकि हम यहाँ पे मंगल, शुक्र और शनि के माध्यम से दाम्पत्य का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि मुझे दिख गया है कि हाँ, प्रेम प्रसंग के कारण या प्रेम में कुछ रुकावट, धोखे आदि के कारण विवाह से इनका मन हट भी सकता है। और यहाँ पे नवमांश में देखिए, लगन में शुक्र नीच का है, तो जो भी साथी इनका होगा, अगर नवमांश कुंडली का लगन बिगड़ा हुआ है तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति का जीवन साथी जो है वो बिगड़ा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे जो सातवें भाव का स्वामी है वो नवमांश के लगन में ही नीच का होकर के बैठा हुआ है, इसलिए इनके विवाह होने में अड़चन आएगी। वैवाहिक जीवन के प्रति इनके मन में असंतोष रह सकता है, या इनके अंदर ही ऐसी इच्छा रह सकती है कि मैं विवाह करूं या ना करूं, इस द्वंद्वता में इनका जीवन चल सकता है। तृतीय भाव में केतु बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, और बुध 12वें भाव में नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। तो तृतीय भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में नीच का होकर बैठा है, जो कि छठे भाव का भी स्वामी है। अगर हम छठे भाव के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, छठे भाव का स्वामी नीच राशि में है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो छठा भाव है ये हमारे कंपटीटर्स का है, छुपे हुए शत्रुओं का है, जो हमारे कार्यों में अड़चन डालते हैं उनका है। अगर छठे भाव में बुध बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो या इन दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो छठा भाव पीड़ित करता है। छठे भाव का स्वामी नीच राशि में है, यानी कंपटीटर्स इनके जो होंगे, विरोधी जो होंगे, वो नीच प्रवृत्ति वाले होने वाले हैं। और बुध की चूंकि यहाँ पर अपने घर पर दृष्टि है, इसलिए इनको ही कंप्रोमाइज करके चलना पड़ सकता है। बुध का नीच होना और तीसरे भाव का स्वामी होना थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी बिगाड़ने का प्रयास करता है। थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का है और कारक ग्रह कौन है? बुध है, 12th में नीच का है, तो एक कम्युनिकेशन को भी ये प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में गया हुआ है और मंगल उच्च का भी है, इसलिए ये चीज़ जानिए, इनको घर का सुख, गाड़ी का सुख, ये सारी चीज़ें इनको लाइफ में मिलेंगी। आराम और सुख के साधन इनको मिलने वाले हैं। चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि है और चंद्रमा और मंगल का, चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम का संबंध भी है, यानी जो चौथे भाव का स्वामी है उसे गुरु भी देख रहा है, शुभ ग्रह गुरु देख रहा है। चौथे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी है। लगन में ही चंद्रमा बैठा है और जिसके घर में चंद्रमा बैठा वो भी देख रहा है, हालांकि नीच की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, क्रूर दृष्टि। तो जो एक परिवार से सुख मिलना है, परिवार के रूप में घर, ये इन सबका थोड़ा सा अभाव रहेगा, लेकिन ये पर्सनली अपने लिए घर, गाड़ी वगैरह अच्छा बना ले जाएंगे। एक होता है कि जैसे स्वयं के लिए, बच्चों के लिए और पति आदि के लिए सब मिल करके चीज़ें व्यवस्था बन रही हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। इनका अपना पर्सनल बनेगा। मैरिड लाइफ में मुझे इनके प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ये नहीं कहा जा सकता पक्के तौर पे कि ये शादी कर ही लेंगी, क्योंकि प्रेम विवाह की इच्छा के चलते कुछ न कुछ कंट्रोवर्सीज रह सकती हैं यहाँ पे।
तो अभी दशा अंतरदशा से देखेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। या फिर विवाह होता भी है तो भी उसके बाद में भी इनके मैरिड लाइफ में समस्याएं आएंगी, इस चीज़ को नोट करने लायक है। और नवमांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है ये वैवाहिक सुख का होता है। तो यहाँ पर भी शनि की दृष्टि है, शनि जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और गुरु अपने ही घर को देख रहा, तो गुरु थोड़ा सा बैलेंस करेगा, शनि भी प्रभावित करेगा। लेकिन लगन ही बिगड़ा हुआ है, जिसका भी नवमांश का लगन बिगड़ा रहेगा, चाहे विवाह के थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्ष बाद या 10, 15, 20 साल बाद ही क्यों ना हो, ऐसा जरूर होगा कि ऐसे जातक या जातिका का जीवन साथी उस पर अटेंशन देना खत्म कर देगा। तो ये चीज़ भी यहाँ से बन जा रहा है। पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ और यह गुरु वक्री अवस्था में है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है जो कि 11वें घर में गया है और पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव में गुरु का होना, बलवान होना, वक्री गुरु बलवान है, मित्र के घर में है, तो गुरु का बलवान होना थोड़ा सा हम शुभ नहीं मान सकते। यहाँ पे पंचम भाव में गुरु का बलवान होना संतान में देरी करना, पुत्र संतान को लेकर के, कन्या संतान तो अक्सर दिला देता लेकिन पुत्र संतान को लेकर के तकलीफ पैदा करता है, या तो पुत्र होने नहीं देता या शारीरिक रूप से कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। हालांकि अगर गुरु अकेला होता, यहाँ पर किसी की दृष्टि में ना होता, तो इस बात की संभावना अधिक थी। सूर्य देख रहा है तो कुछ संभावनाएं भी बनेंगी कि हाँ इनको संतान की प्राप्ति हो, पुत्र संतान के लिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। छठे भाव का मैंने बता ही दिया, बुध नीच का है। बुध के नीच होने से कभी कभी स्किन में भी प्रॉब्लम आती है और व्यक्ति को नींद में भी समस्या आती है 12वें भाव में नीच का अगर बुध बैठा हुआ है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है जो कि लग्नेश भी है। लग्नेश होने के नाते मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं है, मंगल उच्च का है। अष्टम भाव के नजरिए से देखेंगे तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों उच्च के चर राशि में है, आयु बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है जो कभी कभी, और गुरु के घर में राहु अच्छा नहीं होता है और बुध के घर में केतु। अगर यही राहु बुध के घर में हो और केतु गुरु के घर में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। राहु इनको बहुत खराब फल देने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो राहु बैठा हुआ है ये इनको कभी कभी नास्तिकता की तरफ लेकर के जाएगा। विचार इनका धर्म के प्रति और पूजा पाठ के प्रति स्थिर नहीं रहने देगा। मंगल शुक्र और शनि की युति, यहाँ दशम भाव में मंगल का राजयोग है, रोचक नाम का राजयोग है, और साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है जो कि सप्तम भाव और धन भाव का स्वामी है। लग्नेश और धनेश की युति है, ये भी दोनों मिलकर राजयोग बना रहे हैं। बीच में शनि भी शामिल हुआ है जो कि एकादश भाव का भी स्वामी है। तो ये दोनों की युति से जो राजयोग बना, मतलब ये त्रिकोण है और ये क्या है, केंद्र है। केंद्र और त्रिकोण की युति का जो राजयोग बना वो शनि के कारण से भंग हो गया है क्योंकि शनि एकादशेश भी है। मंगल का रोचक नाम का जो राजयोग है उच्च होने के कारण वो बनेगा, लेकिन शनि उसमें भी पूरा रिजल्ट नहीं आने देगा। इतना तो दिलाएगा जीवन सुखी संपन्न रहे, धन अच्छा पर्याप्त रहे, लेकिन उच्च कोटि का राजयोग नहीं मिलने देगा। सूर्य लाभ भाव में बैठा हुआ है जो कि पंचम का स्वामी है। पिता का टेंशन, पिता का साथ सहयोग इनको मिलेगा, मान सम्मान बना रहेगा, अधिकारियों से भी इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। इस कुंडली में बुध खराब है, बुध को अच्छी स्थिति नहीं मान सकते हैं। इनको बुध की वस्तुओं का दान करना चाहिए समय समय पर, ताकि इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहे, कार्यस्थल पर जो छोटे मोटे विवाद और विरोधी पैदा होते हैं वो सब भी खत्म रहे। जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है तो यहाँ पर जो दशम भाव में चर राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं देर सवेर इनको स्वयं के अपने काम की तरफ लेकर के जाएंगे। तो इसलिए मौजूदा स्थिति में प्राइवेट सेक्टर और बाद में भविष्य में अपने काम की तरफ इनका रुझान बनेगा, क्योंकि ये सारे ग्रह चर राशि में है तो इनके अपने काम की तरफ रुझान बनने का योग बनता है। कारपोरेट सेक्टर से निकल के स्वयं के व्यवसाय की तरफ जाएंगे। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम कवर कर लेते हैं और उन प्रश्नों के उपाय अगर कुछ कमी है तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे। पहला पूछा गया है सरकारी नौकरी और कब। सरकारी नौकरी मिलने के तो चांस बहुत अधिक है, मंगल उच्च का होना और सूर्य का एकादश भाव में होना। कब पूछा गया है तो इसके लिए हम देख लेते हैं। दशम भाव में मंगल उच्च का बैठा हुआ है। अगर सरकारी नौकरी के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इनके लिए समय उचित चल रहा है। अगर इनको अगले
1 से 1.5 साल में सरकारी नौकरी मिल गई तो ठीक है, अन्यथा सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें भी कारण ऐसा होता है, जैसे अगर कोई कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है, भाग्य पहले से तय रखता है कि व्यक्ति क्या करेगा। चूँकि इनका भाग्य तय है कि ये भविष्य में कुछ अपना ही काम करेंगी, बिजनेस करेंगी, तो उसी हिसाब से ग्रह स्थितियाँ काम करती हैं। धन योग भी कुंडली का प्रबल है, अच्छा है, तो इसलिए नौकरी में जाएंगी, इस बात की संभावना थोड़ी सी कम है। दूसरा इन्होंने पूछा विवाह और ससुराल का, दाम्पत्य का बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, जो मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नवमांश के लगन में भी नीच का है और मंगल शुक्र की युति में शनि आ गया है, तो इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ठीक ना जाए या दाम्पत्य को लेकर के परेशानियाँ आए। दाम्पत्य में जो हस्बैंड हो, पति हो, उसका स्वभाव वगैरह ठीक ना रहे, इस बात की संभावना अधिक है। अगर हम विवाह की बात करें तो प्रेम विवाह की संभावना इस कुंडली से अधिक नज़र आ रही है। विवाह कब तक हो सकता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अभी क्या है कि इस कुंडली में गुरु का गोचर मेष राशि पर आ जाएगा, 22 अप्रैल से गुरु मेष राशि पर आ जाएगा और यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो गोचर से विवाह का योग बन जाएगा। फिर हमें इस चीज़ को दशा में भी टैली कराना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इधर है, टाइम भी है, अगर आप चाहें तो दशा खोल के देख सकते हैं। इनकी अभी वर्तमान में चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा लगन से सप्तम भाव को देख रहा है और मंगल जो है विवाह भाव के स्वामी शुक्र के साथ ही बैठा हुआ है, तो अभी संभावना कम है। लेकिन जब चंद्रमा में राहु आएगा और अंतर्दशा में शुक्र आएगा तो इनके विवाह की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी, यानी इनके विवाह की संभावना 2024 में बहुत प्रबल है। 2024 के लास्ट में नवंबर दिसंबर के आसपास में विवाह की संभावना इनके लिए बहुत प्रबल हो जाती है। विवाह की दिशा अगर हम बात करें और संतान के बारे में मैंने बताया, थोड़ा सा पुत्र संतान के लिए संकेत अच्छे नहीं है, कन्या संतान के लिए ठीक है। विवाह की दिशा देख लीजिए, यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है, आप भी साथ ही साथ सीखते रहिए कि विवाह की दिशा का अनुमान कैसे लगाना है। जो 7 नंबर है तुला राशि है, तुला राशि की दिशा क्या होती है? पश्चिम होती है। आप ऐसे गिन लीजिए, मेष राशि पूरब हो गई, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, ऐसे काउंट करेंगे चारों दिशाओं में, तो इसकी दिशा क्या पड़ गई? पश्चिम पड़ गई। इस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है, उसकी दिशा नोट कर लीजिए दक्षिण। इस भाव का स्वामी जिस राशि में जाके बैठा है उसकी दिशा नोट करिए, मकर राशि में गया हुआ है, मकर राशि की दिशा क्या होती है? दक्षिण। और फिर इसके बाद चूंकि ये स्त्री की कुंडली है, तो स्त्री की कुंडली में गुरु से सप्तम भाव को देखिए, गुरु जहां है वहां से 7वां भाव, 11 नंबर की गिनती है, 11 नंबर की गिनती की दिशा क्या होती है? पश्चिम। तो यहाँ पर पश्चिम 2 बार है और दक्षिण 2 बार है, यानी दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर इनके विवाह के लिए सबसे ज़्यादा संभावना लेकर के आ रहा। दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण की दिशा में इनके विवाह होने की संभावना सबसे अधिक है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष समस्या नहीं आने वाली है, सिर्फ बुध नीच का है, यही बुध इनको नींद में समस्याएं पैदा करेगा और ये बुध इनको कभी कभी स्किन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि बुध स्किन का कारक है, तो कभी कभी कुछ रैशेज वगैरह स्किन पर दे सकता है। बाद में इनके मंगल और शनि जो कि एक साथ 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जो 10वीं राशि होती है ये पैर का घुटना होता है और 10वां भाव भी पैर का घुटना होता है। तो इन दोनों क्रूर ग्रहों के प्रभाव के कारण, और चूंकि शुक्र इस कुंडली का मारक भी है, द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो और ये 12वां भाव भी पैर का होता है, तो पैर के घुटने से लेकर के पैर के तलवे तक भविष्य में इनको दर्द आदि की शिकायत रह सकती है। यही थोड़ा सा इशू है, कोई मेजर इशू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो इनके आ जाते हैं। अब हम अष्टक वर्ग की कुंडली पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। नवमास कुंडली तो मैंने बता ही दिया, लगन ही बिगड़ा हुआ है, तो जिस कारण से जीवन साथी का स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा। चतुर्थ भाव पर एक क्रूर ग्रह और एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वैवाहिक सुख का मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। हालांकि अभी विवाह करने की इनकी इच्छा ही ना हो ऐसा दिखता है, या इच्छा होगी तो अपनी मर्जी से विवाह करने का प्रयास कर सकती हैं, या कहीं कुछ प्रेम संबंध रहा हो, वहाँ से कुछ नकारात्मक हुआ हो, उस कारण से मन हटा हो, ये भी हो सकता है। आगे इसी कुंडली में आप देखेंगे, नवमांश कुंडली में मंगल नीच राशि में है, राहु के साथ में है, और यह मंगल इस कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। तो जो ये बताता है जीवन साथी इनका थोड़ा सा स्वभाव से जो है, ये तृतीय भाव हमारा स्वभाव भी होता है, तो स्वभाव से थोड़ा सा अक्खड़ होने की संभावना भी हो जाती है, और लगन भी खराब है इसलिए। अष्टक वर्ग में आ जाइए। अष्टक वर्ग में 28 पॉइंट्स जो होते हैं इसे हम एवरेज मानते हैं। जब भी कोई ग्रह इनके लगन में गोचर करेगा, यानी किसी भी ग्रह का गोचर मेष राशि पर रहेगा, तो वो इनको बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। वहीं द्वितीय भाव में वृषभ राशि में एवरेज से 1 पॉइंट अधिक 29 है। जब भी किसी ग्रह का गोचर वृषभ राशि पर चलेगा तो इनके लिए धन की वृद्धि करेगा। जब भी किसी ग्रह का गोचर मिथुन राशि पर चलेगा, जहां 31 पॉइंट है, तो जो ग्रह मिथुन राशि पर जब भी गोचर करेगा वह इनसे अधिक परिश्रम करवाएगा, और उस परिश्रम का परिणाम ये आगे भोगेंगे। चतुर्थ भाव में 29 पॉइंट्स हैं, यानी कि यहाँ भी एवरेज से 1 अधिक है। जब भी कर्क राशि पर किसी ग्रह का गोचर रहेगा तो इनको ठीक ठाक फल मिलेगा। यहाँ पर 27 है, जो कि एवरेज से 1 कम है, यानी सिंह राशि पर किसी भी ग्रह का गोचर एवरेज से थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट देगा। छठे भाव में 30 पॉइंट हैं। जब भी छठे भाव में कोई ग्रह गोचर करेगा, यानी जब भी कोई ग्रह कन्या राशि पर गोचर करेगा, तो उस समय इनके लिए कंपटीशन बढ़ा देगा, टफनेस लाइफ में बढ़ा देगा, और इनको जो है इनके लिए खर्च वगैरह की व्यवस्था करा देगा। 7th हाउस में देखिए, तुला राशि पर 22 बिंदु प्राप्त हैं, जो कि एवरेज से काफ़ी कम है, तो इसलिए जब भी कोई ग्रह तुला राशि पर गोचर करेगा इनको ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं देगा। इसी प्रकार से अष्टम भाव में 35 पॉइंट्स हैं, जो आयु बढ़ाने का तो काम करते हैं, लेकिन जीवन में हार्डशिप्स भी उतना ही अधिक लाते हैं। अष्टम भाव में कोई ग्रह आएगा तो कोई ना कोई छोटी मोटी खटपट इनके जीवन में उस ग्रह के गोचर के दौरान चलती रहेंगी। भाग्य भाव में 25 पॉइंट्स हैं, यानी धनु राशि पर जब कोई ग्रह गोचर करेगा तो इनके लिए औसत से कम अच्छा होगा, लेकिन मकर राशि पर किसी भी ग्रह का गोचर इनको बहुत अच्छा फल देगा। कुंभ राशि पर ग्रह का गोचर इनको बहुत अच्छा फल देगा। इनके जीवन में भाग्य का स्तर कम है, ये भाग्य भाव में 25 है और कर्म में 31 है। भाग्य कम साथ देगा, भाग्य के बजाय कर्म ही जीवन में अधिक रहेगा। उसी कर्म के बल पे इनको लाभ भी अधिक होगा, आमदनी अधिक होगी, व्यय थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लाभ भाव में और धन भाव में व्यय भाव से अधिक पॉइंट है, यहाँ 29 है, यहाँ 32 है, और यहाँ पर सिर्फ 22 है। तो ये इस चीज़ से ये पता चल जाता है कि व्यय में कम है, इन भावों में अधिक है, तो जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन वाले भाव में 22 पॉइंट्स हैं, यानी कि जब भी कोई ग्रह 7वें भाव में तुला राशि पर गोचर करेगा, जो कि आमतौर पे होता ही रहेगा किसी ना किसी ग्रह का, तो इनके दाम्पत्य जीवन को वो ग्रह प्रभावित करता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ खटपट करता ही रहेगा। जिस भाव में कम पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ग्रह का गोचर तो हमेशा चलता ही रहेगा, किसी न किसी राशि पर आते ही जाते रहेंगे। कम पॉइंट्स का मतलब है कि उन्हीं ग्रहों के गोचर के दौरान उस भाव के फल के सुख में पीड़ा मिलती रहेगी, तो ये भी दिख रहा है। ओवरऑल अब इनके लिए उपाय और स्टोन आदि की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके लिए लगन कुंडली से क्या उपाय ये करें जो इनको राहत मिले, इनका मन मस्तिष्क अच्छा रहे। एक तो बुध नीच का है, बुध ग्रह के लिए दान करें हरी सब्जी का। हरी सब्जी ये 2 से 4 किलो हरी सब्जी, 5 किलो, जितना अधिक से अधिक कर सकें, बुधवार के दिन महीने में एक बार दान करें। दूसरा, इनके लिए जो ये राहु है भाग्य को बिगाड़ता है, इनको जो मिलना चाहिए था इन राजयोगों के कारण से वो यहाँ से राहु ने बिगाड़ा हुआ है। तो राहु के लिए शनिवार को काला उड़द,
खाने वाला कोई तेल, लोहे का कोई सामान, कपड़ा वगैरह भी दान करती रहेंगी महीने में एक बार, तो भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलता रहेगा। आगे अगर ये स्टोन की बात करें तो इनको सूर्य का स्टोन माणिक्य पहनना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में इनको मान सम्मान की वृद्धि होगी और इच्छा पूर्ति में भी मदद मिलेगी। तो एक माणिक्य पहन लें और पुखराज पहन लें। विवाह होने के बाद जब संतान की बारी आएगी तो पुखराज उतार देना रहेगा। विवाह तक इनको पुखराज पहन लेना चाहिए, यह विवाह होने में मदद करेगा। अब यहाँ पे जो मंगल और शनि का द्वंद्व क्रिएट हुआ है, इसके लिए इनको शनि के मंत्रों का जप करवा लेना चाहिए। इस शनि को शांत करेंगे तो जो मंगल लग्नेश होकर के रोचक में है, इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इतने सारे इनको उपाय करने चाहिए। बुध के लिए रुद्राक्ष पहन सकती हैं गले में। ये सारे उपाय इनके लिए काफ़ी कारगर रहने वाले हैं।